नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है प्रोटेक्ट अवर रिपब्लिक माय लॉर्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो इस आर्टिकल को लिखा किसने। इस आर्टिकल को लिखा है श्रीराम पंचू साहब ने। ये सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के। यहाँ पे ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी को इतने ज्यादा, आप कह सकते हो कि इमीडिएट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रोवाइड कर दी और जो एस्टैब्लिश लीगल नॉर्म्स है उनको वायलेट करके बेल प्रोवाइड की। वहीं पे ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस छोड़िए, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस को यहाँ पे श्रीराम पंचू जी ने पॉइंट आउट किया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाना चाहिए। बट जो अपील है वो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में एक बहुत मेजर फ्लॉ पॉइंट आउट कर रहे हैं श्रीराम पंचू, और सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, इनके बीच में एक जुगलबंदी सी चल रही है, जिसके चलते एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। अब इनकी बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो आप खुद डिसाइड करिए इसको देखने के बाद। फिर बात की जा रही है यूएस प्रोग्रेसिव्स की। देखिए दोस्तों, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, जो बाइडेन जीत गए हैं। जो बाइडेन किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी। अब जब आप डेमोक्रेटिक पार्टी का एवोल्यूशन देखोगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बहुत से आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स चलते हैं। ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, बहुत प्रकार के व्यू पॉइंट है। बहुत लंबी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री रही है यूएसए की। तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी बहुत से आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स है, डेमोक्रेट्स के अंदर भी आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स है। डेमोक्रेट्स के अंदर अगर दो आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स की बात करूं तो एक है प्रोग्रेसिव और एक है मॉडरेट। और जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजिकल पॉइंट है उसके हेड हैं बर्नी सैंडर्स साहब। अब ये प्रोग्रेसिव जो माइंडसेट वाले लोग हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, कैसे इन लोगों ने अपना रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए, और कैसे इलेक्शन जीतने के बाद जो बाइडेन और उनके जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं वो कैसे इन प्रोग्रेसिव को जस्ट वोट जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद साइड कर रहे हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में कुछ बात कही गई है। तो यूएस का इंटरनल इशू है, बट फिर भी एक बार देखते हैं, आपका जो व्यू पॉइंट है थोड़ा इवॉल्व होगा इससे। फिर बॉर्डर ऑन द बॉल, इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स में भी बात की थी कल। आज की डेट में भी कुछ एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। ओंग सू की, इसके बारे में भी कल करंट अफेयर्स में बात की थी, और आज भी एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला एक एडिटोरियल और जो इंपॉर्टेंट है वो है अ रिसाइप टू टीयर डाउन ट्रेड यूनियंस। देखिए, जो 4 नए लेबर लॉज लेके आए गए हैं, इसमें बोला जा रहा है, ऑथर सीधे सीधे इल्जाम लगा रहा है कि ये 4 लेबर लॉज इसीलिए लेके आए गए हैं ताकि एम्प्लॉयर्स को एक लिमिट से ज्यादा ताकत दे दी जाए, और जो इंप्लॉइज है, काम करने वाले लोग हैं, इनके सारे राइट्स को दबा दिया जाए। किस हद तक ये बातें सही हैं गलत हैं, इनको हम इस आर्टिकल में देखेंगे। आगे है यूनिवर्सल वैल्यूज एंड पार्टीशन इंटेंट्स। देखिए, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है ये मंडे को, इसको मैं हमेशा स्किप करता हूँ, कुछ काम की चीज है नहीं। ये जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग नॉर्मली डिस्कस कर ही लेते हैं। हेडेड टुवर्ड्स डेडलॉक, इसको हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, कभी और बात कर लेंगे। चूंकि देखिए, रिपब्लिकन पार्टी हार गई है, लेकिन अभी भी रिपब्लिकन पार्टी मेजोरिटी में सेनेट में। आपको पता है जो कांग्रेस है यूएसए की, इसमें 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको लोअर हाउस बोलते हो, और सेनेट जिसको आप अपर हाउस बोलते हो। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोमिनेंट है कौन? आपके डेमोक्रेट्स। सेनेट में डोमिनेट कौन है? तो वो है आपके रिपब्लिकन्स। और प्रेसिडेंट कौन है इस समय पे? जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं ना, तो एक बार नहीं 3-3 बार वोट डालने पड़ते हैं यूएस के लोगों को। एक बार सेनेट के मेंबर्स को चुनने के लिए, एक बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, और एक बार प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट डोमिनेंट है, प्रेसिडेंट डेमोक्रेट पार्टी के आ गए, और सेनेट में रिपब्लिकन्स डोमिनेट है। और इन रिपब्लिकन्स के लीडर कौन है? मिच मैककॉनल। तो जो मिच मैककॉनल है वो एक बहुत इफेक्टिव रेजिस्टेंस देने वाले हैं यहाँ पे, किसको? जो बाइडेन को। बस यही बातें कही जा रही हैं। तो अभी के लिए मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कभी और बात कर लेंगे, अभी उतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, प्रोटेक्ट अवर रिपब्लिक माई लॉर्ड्स। द जुडिशरीज क्विक इंटरवेंशन इन अर्णव गोस्वामी केस टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन अदर सीरियस केसेस दैट लैंग्वेज्ड। यानी कि अर्णव गोस्वामी का केस इतना ज्यादा सीरियस था कि बाकी जितने भी सीरियस केसेस हैं उनको बहुत लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है, और अर्णव गोस्वामी के केस को तुरंत ही उठा के सामने रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपको ब्रीफ फैक्ट्स नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। अन्वय नायक नाम के एक, आप कह सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर थे।
उन्होंने रिपब्लिकन टीवी के लिए काम किया था, मिस्टर अर्नब गोस्वामी के लिए काम किया था। और अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी को इनको 83 लाख रुपए देने थे, और भी 2 लोग इन्वॉल्व थे जिनको इनको पैसा देना था। इन्होंने इनको पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से अन्वय नायक ने सुसाइड कर लिया 4 नवंबर 2020 को, और अपने सुसाइड लेटर में 3 लोगों के नाम लिख दिए, जिसमें एक अर्नब गोस्वामी थे। अर्नब गोस्वामी को उस समय पे तो पुलिस ने उठा के जेल में नहीं डाला, क्योंकि उस समय पे शिवसेना और बीजेपी का अलायंस चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सीधी बात तो देखो ये है, अगर कुछ गलत हुआ था अन्वय नायक के अगेंस्ट तो उसी समय उसको इंसाफ मिलना चाहिए था। मतलब अब आपकी रूलिंग पार्टी के बीच में कोalition नहीं रहा है तो आप इंसाफ दोगे। तो भैया इसके चलते उठा के अर्नब गोस्वामी को डाल दिया गया जेल में। अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था, पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया था। 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है पुलिस कस्टडी, कि आपको पुलिस ने पकड़ा किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस पे या किसी भी ऑफेंस पे और आपको पकड़ के उसने पुलिस कस्टडी में रखा, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास लेके जाएंगे। ओके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 तरीके की कस्टडी बताता है, या तो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में नॉर्मल अगर केसेस में जो पुलिस थाना होता है उसके लॉकअप में रहोगे आप, और जुडिशियल कस्टडी में आप लोग जेल में भेज दिए जाओगे, ठीक है। जो जेल का जेलर है वो जुडिशियल कस्टडी वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं, या क्रिमिनल नहीं बोलना चाहिए, जो लोग जो जुडिशियल कस्टडी में हैं उनके रिस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेलर की होती है। वो सीधे जेलर आंसरेबल होता है किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो जुडिशियल कस्टडी जिसको दी जाती है उसको सीधे जेल में बंद किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया था वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर डाला गया था, और जब जुडिशियल कस्टडी के अंदर डाला गया था तो उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब बात दोस्तों ये है कि भैया अगर आपका डिटेंशन हुआ है बिना किसी लॉ के तो आप हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हो। आप सोचो दोस्तों, यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट कब फाइल की जाती है? मान लीजिए किसी भी को भी आर्बिट्ररी तरह से पकड़ के किसी ने जेल में डाल दिया, किसी के सामने भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उस केस में जो कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट हो चाहे सेशंस कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो उस पर्सन को अपने सामने बुला सकती है, पुलिस को बुला सकती है, पुलिस से पूछ सकती है कि आपने कौन से बेसिस को उनको जेल में डाला, ये सब हो सकता है, और उसके बाद आप जेल में डाल दो। अब बात यहां पे यह है कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला कि हाँ भाई इनको हम जुडिशियल कस्टडी में रख रहे हैं। तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इशू किया है तो हेबियस कॉर्पस की रिट कहां से आई? पहली बार तो यह सवाल उठता है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस की रिट तब आती है जब आपने किसी को डिटेन कर लिया इलीगल तरीके से, पहली चीज। चलिए कोई बात नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, 5 घंटे के लिए सुनवाई हुई इस केस की 9 नवंबर को, और 9 नवंबर को सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए अगर आपको कोई बेल दे सकता है तो वो सेशंस कोर्ट बेल दे सकती है। मतलब कि पहले आप सेशंस कोर्ट के पास जाइए, सेशन कोर्ट से अगर आपकी बेल रिजेक्ट होती है तो आप हाई कोर्ट के पास आइए, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। उस दिन हाई कोर्ट में 5 घंटे इस बात पे बहस चली। हाई कोर्ट ने बेल प्लिया रिजेक्ट कर दी। क्यों रिजेक्ट कर दी? उन्होंने बोला कि आप जाइए सेशंस कोर्ट के पास जाके बेल प्लिया करिए, सेशंस कोर्ट अगर आपको नहीं देती है तो आप हमारे पास आइए, और हम नहीं देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। अर्नब गोस्वामी जी का मन नहीं माना, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए 11 नवंबर को। 11 नवंबर में ऑलमोस्ट पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अर्नब गोस्वामी के केस की, और उसके बाद उनको खुला छोड़ दिया गया। तो बात दोस्तों ये है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए देश की टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने पूरा पूरा एक दिन डिवोट किया इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि अर्नब गोस्वामी को जेल में रखना है कि नहीं रखना है। तो अर्नब गोस्वामी यहां इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि भैया उनको जेल में रखना ना रखना, इसके लिए पूरी पूरी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पूरा पूरा एक दिन दे रही है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल प्लिया को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब इनको बेल पे छोड़ दिया, और इसके लिए जो प्रेसिडेंट्स हैं उसको तोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे बहुत से पहले इंसिडेंट्स हुए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप सेशंस कोर्ट के पास जाइए, सेशंस कोर्ट से फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, लॉ वायलेट हो जाएगा अगर अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं दी गई। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और जो रूलिंग पार्टी है उसकी जुगलबंदी नजर आ रही है, ऐसा यहां ऑथर लिख रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब भाई यहां पे बहुत हद तक सीधी सीधी बात है, ऑथर इस एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि भाई ये जुडिशरी जो कि मेजोरिटेरियन एग्जीक्यूटिव की पावर के अगेंस्ट काम करती है, ये तो मेजोरिटेरियन एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम कर रही है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, इसलिए आप एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करोगे, आप तो खुद ही एग्जीक्यूटिव की मदद कर रहे हो। पहला तो इल्जाम इनके ऊपर ये लगाया जा रहा है। अब इससे एक एग्जाम्पल, एक याद लेके आ रहे हैं ऑथर
ऑथर क्या कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति भवन का उनको एक इंसिडेंट याद आ गया फरवरी 1993 का। उस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उनको शपथ दिलाई प्रेसिडेंट साहब ने। क्या नाम था इनका? एम.एन. वेंकट चलैया। जब एम.एन. वेंकट चलैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उस समय पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पी.वी. नरसिम्हा राव। और पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने एम.एन. वेंकट चलैया, पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने बोला कि ही लुक्ड फॉरवर्ड टू अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट। मतलब कि जो सरकार है नरसिम्हा राव जी की और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके जवाब में वेंकट चलैया साहब ने पता है क्या बोला? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द रिलेशनशिप बिटवीन अस हैज टू बी करेक्ट, नॉट कॉर्डियल। देखिए, cordiality between court and government has no place in our constitutional system of checks and balances। यानी हमारा जो संविधान है वो ये बोलता है कि आपका एग्जीक्यूटिव अगर अपनी हदें पार करेगा तो जुडिशरी उसको रोकेगा, और जुडिशरी अगर अपनी हदें पार करेगा तो आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमको रोकेगा। तो हमारे बीच में जो भी रिलेशन है ना, वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है, कॉर्डियलिटी वाला हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि कब आएंगे भाई एम.एन. वेंकट चलैया चीफ जस्टिस या दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज। क्योंकि अभी के जो जज हैं ये तो काम बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पंचू साहब कि 92 साल के हो गए एम.एन. वेंकट चलैया, और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है अगर वो देखेंगे तो उनको भी बड़ा दुख होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की बातें ज्यादा सुन रहा है और जो बाकी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको इग्नोर कर रहा है। सीधे सीधे यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो आखिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, जैसे कि एब्रोकेट कर दिया गया आर्टिकल 370 को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट पेटिशंस पड़ी हुई हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था। देखिए, लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लगाया गया था किसके ऊपर? अभी की जो आंध्र प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, इससे पहले जो पार्टी पावर में थी, जो अभी अपोजिशन में बैठी, उसके ऊपर। मैं किसी भी पार्टी या किसी भी लीडर का नाम नहीं लूंगा, सही नहीं है, आप खुद ही समझ जाओ, मैंने कई बार इन चीजों को पहले डिस्कस किया। तो भाई इन सारे केसेस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील्स पेंडिंग पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले रहा है। शाहीन बाग जब प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंच गया, पर जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, और वो भी अगेंस्ट आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बस एक बात के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में फंडामेंटल राइट्स उन लोगों के वायलेट नहीं किए जा रहे हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, उन लोग धरना प्रदर्शन करके सड़क रोक के नहीं बैठ सकते, चलिए आपका एक व्यू पॉइंट है और हम ये मान सकते हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस तो आपके सीधे सीधे प्रो गवर्नमेंट दिख रहे हैं। अभी अर्नब गोस्वामी के केस में जब सेट प्रेसिडेंट है कि सेशंस जो कोर्ट में पहले बेल अपील जाएगी, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सीधे सीधे उसको बेल क्यों दे रहे हो? यानी सीधा सीधा आपका एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट है। तो आपके ऊपर जो लोगों का भरोसा है, देखिए एक बहुत अच्छी बात बोली है पंचू साहब ने। पंचू साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए आपको जो ताकत मिलती है ना, आर्टिकल 32 और 226 से मिलती है। आर्टिकल 232 और 226 से ज्यादा आपको ताकत तब मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो इमेज है ना लोगों के दिमाग में, वो बहुत ऊंची है, बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ को देखते हैं। और अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ये देखने में नजर आएगा कि भैया ये तो एग्जीक्यूटिव को आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और कुछ ऐसा रिसेंटली हुआ है, अर्नब गोस्वामी जी के रिलीज के बाद कुणाल कामरा, एक कॉमेडियन है, एआईबी के साथ एसोसिएटेड थे, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया। अभी इनकी ट्वीट के चलते इनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जा रही है। और अब मैंने आपको एक चीज बताई कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग दो तरीके से शुरू की जा सकती है। पहली बात तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक फॉर्मल अप्रूवल दे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को लेके, और फिर केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ये सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अपने पास ले ले, मतलब किसी भी तरीके के अटॉर्नी जनरल के अप्रूवल की जरूरत नहीं, स्यू मोटो अपने पास ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुणाल कामरा के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने अप्रूवल दे दिया। और कुणाल कामरा और अर्नब गोस्वामी की पहले भी एक लड़ाई हो चुकी है फ्लाइट में, जिसके चलते कुणाल कामरा पे फ्लाइट ट्रेवलिंग पे बैन लगाया गया था। ये कुछ महीनों या कुछ एक साल पहले की न्यूज है, अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो। तो बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि सीधी सीधी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव की तरह झुका हुआ नजर आएगा तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है लोगों के दिमाग से वो चली जाएगी। अब बात आती है अटॉर्नी जनरल के काम की। आप सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में आता है? पहली चीज। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल केवल गवर्नमेंट का लॉयर नहीं है। अटॉर्नी जनरल को आज की डेट में गवर्नमेंट का लॉयर बन जाता है। और अटॉर्नी जनरल छोड़ दीजिए, अटॉर्नी जनरल के नीचे जो सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल बताइए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे?
यहाँ तुषार मेहता जी की बात हो रही है। सॉलिसिटर तुषार मेहता जी ने गवर्नमेंट के फेवर में जब जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दलील दी है, बिल्कुल उन्होंने खुद एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी दिखाई है। मतलब गवर्नमेंट की डिक्टेटोरियल टेंडेंसी के साथ सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी भी टेंडेंसी डिक्टेटोरियल है। तो यहाँ पे ऑथर सीधे सीधे एक कमेंट कर रहा है किसके अगेंस्ट, सॉलिसिटर जनरल के अगेंस्ट, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक अपील कर रहा है कि देखिए सर, आप भले ही गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के पहले लॉयर हैं, लेकिन आप फर्स्ट लॉयर हैं यूनियन के, और यूनियन के लॉयर होने के नाते आप केवल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आप देश के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि ये जो सेंटर में सरकार बैठी है ना, इसको चुन के देश के लोग ही लेके आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप अर्नब गोस्वामी के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए आपको कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो लोग कौन कौन है, तो भैया वरवर राव पोएट है 80 साल के, इनको बहुत से न्यूरोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, इनकी जेल में बंद है, इनकी हियरिंग पिटीशन सुनिए। सुधा भारद्वाज जी, जिनकी पिटीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पहले आप सेशंस कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, फिर यहाँ आओ, ये सिविल लिबर्टी की डिफेंडर रही है, इनको हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, तभी जेल में बंद है। इनकी भैया बेल पिटीशन पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगस्त 2018 से बंद है। सिद्दीकी कप्पन, ये एक जर्नलिस्ट थे, केरला से हाथरस की तरफ जा रहे थे अक्टूबर इस ईयर में, हाथरस कांड आपको पता होगा, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, अभी तक जेल में बंद है। स्टैन स्वामी है, ये एक्टिविस्ट है 83 साल के, इनको एब्डोमिनल पेन है, मल्टीपल फॉल्स हैं, उसके बाद भी पार्किंसन डिजीज है, उसके बाद भी इनको जेल में बंद करके रखा गया है। जेल में इन्होंने एक प्लिया दी कि इनको सिपर और एक स्ट्रॉ प्रयोग करने की परमिशन दी जाए। इनकी इस परमिशन को, इनकी इस प्लिया को 3 हफ्ते से पेंडिंग रखा गया, एडजर्न रखा गया। तो भाई जब इतने इंपॉर्टेंट केसेस आपके सामने ऑलरेडी पेंडिंग हैं, उसमें अर्नब गोस्वामी का केस आपने इतने ज्यादा अर्जेंट इशू पे सुन लिया, तो क्या अर्नब गोस्वामी का केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या अर्नब गोस्वामी, अब ये नहीं बोला जा रहा कि अर्नब गोस्वामी का केस इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अरे भाई वो पहले सेशंस कोर्ट में चले जाते, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले जाते, उसके बाद आप उनको छोड़ देते। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि भैया सीधे ही सीधे आपने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को स्किप करके उनको बेल दे दी, मतलब आप सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव को फेवर कर रहे हो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी और उनका जो मीडिया हाउस है रिपब्लिक टीपी, उसको बहुत ज्यादा प्रो गवर्नमेंट माना जाता है, ये तो पूरा इंडिया ही जानता है, खैर उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए, अभी तो सरकार की बातें हैं, सरकार जुडिशरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग एज सिटीजन सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सही गलत चीजों को समझ सकते हैं, और आपको एज अ स्टूडेंट चीजों के फैक्ट्स को, तथ्य को समझना है। आप अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि इस समय पे व्यू पॉइंट बना के आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप बस पढ़ो, पढ़ के चीजों को रिएटरेट करो, एग्जाम में नंबर निकालो, जब बन जाना यूपीएससी में आईएसपीसीएस, तब ग्राउंड में कुछ करना। आगे बात करते हैं यूएस प्रोग्रेसिव इन द क्रॉस हेयर्स, विद द ट्रम्प प्रॉब्लम आउट ऑफ द वे, द डेमोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट कुड टर्न ऑन सैंडर्स विंग ऑफ द पार्टी। देखिए यहाँ पे कहानी के फॉर्म में मैं चीजें आपको समझाऊंगा, और बड़ा मस्त चीजें बता रखी हैं दोस्तों। जो बाइडेन जीतने वाले हैं, अब ऑथर यहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहा है। ऑथर बता रहा है कि मैं अपने कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो उसमें कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि जो बाइडेन जीतेगा, कुछ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, ज्यादातर बोल रहे हैं जो बाइडेन जीतेगा। कुछ लोगों के जो रीजंस है कि जो बाइडेन क्यों जीतेगा, वो रीजंस बड़े इलॉजिकल हैं। एक ने रीजन दिया कि हिलरी क्लिंटन जब लड़ी थी, तो जो मैस्कुलिन पैट्रियार्ची को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक वुमेन को वोट दिया नहीं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। इस बार जो बाइडेन चूंकि एक मेल थे, इसलिए वो जीते। तो कुछ लोगों के तो जो आइडियाज थे वो इतने बिल्कुल ही वाहियात थे। कुछ आइडियाज देखिए थोड़े से रीजनेबल थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेन स्ट्रीम डेमोक्रेट्स एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैड यूनाइटेड इन एन इंप्रेसिव वे, and the progressive pushed by Bernie Sanders after he was once again manipulated, not cheated, out of a shot at the presidency, had hit the streets and the screens to motivate many previously inactive voters. This has flipped states like Georgia. क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो दो आइडियोलॉजीज चलती हैं, एक आइडियोलॉजी है प्रोग्रेसिव की, एक आइडियोलॉजी मॉडरेट की। अब आप बोलोगे प्रोग्रेसिव और मॉडरेट आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? देखिए, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को आप यूएस के कंटेक्स्ट में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बोल सकते हो। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी मतलब लोगों के लिए आप ज्यादा करिए, लोगों के लिए ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम चलाइए, लोगों को ज्यादा सब्सिडीज दीजिए, ये जो आप टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं कॉर्पोरेट्स को, ये मत दीजिए। मॉडरेट डेमोक्रेट्स क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, कॉर्पोरेट के दम पे तो पूरा देश चल रहा है, तो टॉप कॉर्पोरेट को तो टैक्स सॉप्स देने पड़ेंगे, बिजनेसेस को तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अगली बार डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं आपके डेमोक्रेट पार्टी के अंदर। प्रोग्रेसिव्स जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, जैसे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि भैया प्राइवेट इंटरप्राइजेस को आप ज्यादा इंडिया में मत घुसेड़िए, गवर्नमेंट ओनरशिप होनी चाहिए और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम चलाए लोगों के लिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रोच है, इसको लेफ्टिस्ट अप्रोच आप बोल सकते हो। कुछ इस प्रकार की अप्रोच प्रोग्रेसिव्स की है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। लेकिन अब बात यह हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप को हराना था, उस समय पे बर्नी सैंडर्स और प्रोग्रेसिव जो ग्रुप है आपका डेमोक्रेट का,
इसके हेड है बर्नी सैंडर्स, और बर्नी सैंडर्स की काफी चलती है दोस्तों यूएसए में। यूएसए में बर्नी सैंडर्स एक बहुत पॉपुलर फिगर है, इनको आप छोटा मोटा फिगर मत समझिए। तो यहां पे सड़कों पे उतर के बर्नी सैंडर्स ने कैंपेनिंग की है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, और डेमोक्रेट पार्टी यहां पे इलेक्शन जीत गई है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन क्या मिस्टर ट्रंप एक्चुअली में यहां इलेक्शन हारे? नहीं दोस्तों, मिस्टर ट्रंप एक्चुअली में इलेक्शन नहीं हारे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो मिस्टर बाइडेन है, उनका जो वोट टैली है फाइनल काउंटिंग के बाद, वो डोनाल्ड ट्रंप से 5 मिलियन ज्यादा है। यानी कि 50 लाख लोगों ने जो बाइडेन के लिए ज्यादा वोट किया है, डोनाल्ड ट्रंप उनसे बस 50 लाख ही पीछे है। जहां पे 17-18 करोड़ लोग वोटिंग कर रहे हैं, वहां पे 50 लाख एक बहुत बड़ा फिगर तो नहीं बोला जाएगा। ये एक बात हो गई। और खास बात दोस्तों ये है कि अगर आप ट्रंप साहब की वोट टैली देखोगे, तो ट्रंप साहब की वोट टैली घटी नहीं है। 2016 में जितने लोगों ने ट्रंप साहब को वोट दिया था, इस बार मिस्टर ट्रंप को 3 मिलियन लोगों ने ज्यादा वोट दिया। मतलब कि पिछले साल जितने वोट ट्रंप सर को मिले थे, उससे 30 लाख ज्यादा मिले। सॉरी, ट्रंप को मैंने सर बोल दिया, प्रेसिडेंट है तो सर बोल दिया, हालांकि सर लायक इनके काम नहीं है। तो भैया मिस्टर ट्रंप को पिछले बार से 3 मिलियन वोट ज्यादा मिले, उसके बावजूद मिस्टर बाइडेन ने मिस्टर ट्रंप को 5 मिलियन वोट से हरा दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बर्नी सैंडर्स है, जिन्होंने इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग की है, कहीं ना कहीं इस कैंपेनिंग का इफेक्ट पड़ा है। लेकिन ऑथर इस आर्टिकल में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोग्रेसिव विंग थी आपकी, किसकी? डेमोक्रेट पार्टी की, उसने डेमोक्रेट पार्टी की मदद तो कर दी इलेक्शन को जीतने में, लेकिन इलेक्शन को जीतने के बाद ही जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो दिग्गज आला नेता है ना, वो बर्नी सैंडर्स को साइड करने में लगे हैं, प्रोग्रेसिव्स के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पार्टी के अंदर बहुत से क्लैशेस हैं। तो जब प्रोग्रेसिव्स की मदद की जरूरत थी, तब मदद ले ली, अब जब मदद मिल रही है तो उनको साइड कर रहे हैं। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव्स शांत बैठ रहे हैं, प्रोग्रेसिव्स भी शांत बैठ नहीं रहे। जैसे कि एक प्रोग्रेसिव लीडर है जिनका नाम है अलेक्जेंड्रिया ओकासिया-कॉर्टेस, इन्होंने ओपनली बोला है कि भैया डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव विंग ने डेमोक्रेट पार्टी को वोट जिताने में मदद की है, जो बाइडेन को प्रेसिडेंट बनाने में मदद की है। इसलिए प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने जो जो भी डिमांडें करी हैं, यानी कि वुमेन प्रोग्राम ज्यादा चलाना, हेल्थ प्रोग्राम ज्यादा चलाना, इन डिमांड्स को आप पूरा करिए। तो मॉर्टगेज रिलीफ दीजिए, स्टिमुलस चेक्स दीजिए, इकोनॉमी में और पैसा आप इन्फ्यूज करिए, रेंट फॉरगिव करिए। तो जो लोग अपना पैसा नहीं दे पाए हैं, ईएमआईज नहीं दे पाए हैं, उनको फॉरगिव करिए। और ये जो आप बार बार टैक्स ऑफ्स देते रहते हो ना बिजनेस एंटरप्राइजेस को, इसको कम करिए और हेल्थ केयर पे ज्यादा पैसा खत्म करिए। तो सोशलिस्ट डिमांड, मतलब कि जो प्रोग्रेसिव है ना, वो सोशलिस्ट डिमांड को, जिसको आप लेफ्टिस्ट कह सकते हो इंडिया से कंपेयर करके, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। कौन? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स। तो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स को इलेक्शन जीतने के बाद जो बाकी डेमोक्रेट नेता हैं, जो मॉडरेट डेमोक्रेट नेता हैं, वो साइड करने में लगे हुए हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे न्यूज। अब आगे प्रोग्रेसिव्स के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने आपको एक चीज बता दी। अब मैंने आपको एक फैक्टर बता दिया कि भाई डेमोक्रेट को इलेक्शन जिताने में, जो बाइडेन को इलेक्शन जिताने में, जो फैक्शन है ना, प्रोग्रेसिव फैक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने बहुत मदद की है। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं, ये लेफ्टिस्ट आइडियाज हैं, ये बहुत मदद करते हैं किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे ले जाने में, फर्दर करने में। अब इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से अपने मेंस के एग्जाम में यूज करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को आप मेंस के सिंगल क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो, और किसी भी जगह अगर आप जनरल स्पीच दे रहे हो या फिर इंटरव्यू के सामने कोई बात कर रहे हो तो भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात बताऊंगा, इंटरव्यूअर के सामने तब तक कोई बात मत बोलना किसी टॉपिक से रिलेटेड जब तक आपको उसका पूरा आगे पीछे का चीज ना पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को लेकर इंटरव्यूअर के सामने कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो भाई अगर वो बंदा अमेरिकन पॉलिटिक्स का मास्टर हुआ तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो इंटरव्यू में जो भी जवाब देना, बहुत सोच समझ के देना। तो अगले आर्टिकल तक चलते हैं। बॉर्डर ऑन द बॉयल, इंडियाज थ्रेट मैट्रिक्स नाउ इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट सिचुएशन। काफी बुरे हालात हैं। दिवाली के समय पे बहुत जबरदस्त सीज फायर वॉल्यूशन हुए, पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और जब पाकिस्तान की तरफ से भी होगा तो इंडिया के जो जवान है वो शांत तो बैठेंगे नहीं भी। उन्होंने भी कहा कि ले भाई, अब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई सिविलियंस की जाने गई हैं, हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। तो 4 इंडियन आर्मी पर्सनल शहीद हो गए, एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया, 6 सिविलियंस की मौत हो गई। पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक पाकिस्तानी सोल्जर्स मर गया, 5 सिविलियंस मर गए। तो भाई यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो डाटा आता है वो कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जब इस लेवल की फायरिंग हुई है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो पाकिस्तान
के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनको बुलाया गया फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उनसे बोला गया कि भाई क्या बवाल चल रहा है। और बात यह है कि विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में कश्मीर के और एलओसी के पास के बहुत सारे जो पासेस हैं ना वो बर्फ से ढक जाते हैं। तो विंटर्स के दौरान टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में इन्फिल्ट्रेट करना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विंटर्स आने से पहले इतनी हैवी शेलिंग और फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान, ताकि इनकी आड़ में जो उनके टेररिस्ट है वो इंडिया के अंदर घुसा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसा है और आके यहाँ पे उल्टे सीधे काम करे। हमेशा से पाकिस्तान की ये टैक्टिक्स रही है। तो इंडिया ने भी भैया प्रचंड जवाब दिया। मोदी जी ने दीपावली विजिट करी लोंगेवाला पोस्ट पे और एक टैंक पे खड़े होके बोला कि भैया हम प्रचंड जवाब देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना का ये जो विस्तारवादी माहौल है, एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है, इसको हम रोकेंगे। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए पीएम मोदी जी ने। हाँ, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। उसके बाद इमरान खान जी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भी ट्वीट आ गई कि पाकिस्तान की एबिलिटी में कोई कमी नहीं है, हम भी ये जवाब देंगे। और अब तो पाकिस्तान ने एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है। अब तक क्या था कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म के लिए जाना जाता है और अब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रहा है। तो इस तरीके की पाकिस्तान की चीजें हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक टू फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। तो अगर आप कश्मीर की बात करो तो ये जो एलओसी है और इधर जो एलएसी है, इन दोनों पे साइमल्टेनियसली वॉर लड़ सकता है इंडिया। इधर अक्साई चीन है, इस तरफ गिलगित बल्तिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान से ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये बीच में रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर प्यारा, जिसको लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया है। लद्दाख हमेशा से अलग ही एक एंटिटी थी, बहुत समय से लद्दाख यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहा था, फाइनली उनको मिल गई है। तो कुल मिला के भाई बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे डॉजियर्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडिया ने उनके यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवाए हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ऐसी बहुत से प्रूफ पाकिस्तान अब नए तरीके के बवाल पाकिस्तान लेके आ रहा है। जब इंटरनेशनल अरेना में एफएटीएफ में वो खुद जवाब नहीं दे पा रहा है कि उसने क्या एक्शन ली है टेररिज्म के अगेंस्ट, तो वो अब इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाना उसने शुरू कर दिया। सबसे आसान टैक्टिक, जब तुमसे ना संभाला जाए तो तुम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दो, और यही पाकिस्तान इस समय पे कर रहा है। फिर इस साल में 2020 में सबसे ज्यादा फायरिंग के केसेस, सबसे ज्यादा सीज फायर वॉयलेशंस के केसेस देखे गए हैं। 2003 इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से इस साल 2020 में सबसे ज्यादा सीज फायर वॉयलेशंस देखे गए। जनवरी से लेकर अब तक 4052 सीज फायर वॉयलेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके दो तीन वजह हैं। एक तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने वाला है, नॉन परमानेंट मेंबर, जनवरी 2021 से 2 साल के लिए। और दूसरा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करे जाने के चांसेस हैं। अभी के लिए अक्टूबर में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, उसमें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। ये बोला जा रहा था कि ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, पर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। और आप यहाँ पे देखिए कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गए। हर्ष वेंगुला श्रृंगला ने बोला है कि वर्स्ट क्राइसिस है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते और खराब होते ही चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सीधे सीधे तो वो इंडिया से भिड़ सकता नहीं। अगर उसके बस की होती, अगर वो इंडिया की जगह होता, इंडिया पाकिस्तान की जगह होता, तो कब का पाकिस्तान हम पे अटैक कर चुका होता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जानता है कि अटैक किया तो बहुत ही गंदा और डेंजरस रिस्पॉन्स जाएगा, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भाई ये जो आपका चाइना है, इसके रिश्ते इंडिया से हमेशा खराब रहे। और पाकिस्तान को एक मौका सा मिल गया है, कब? जब ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अगली न्यूज, सू की ई अगेन, मतलब ये ओंग सू की, ये आपकी एक बड़ी कैरिज्मेटिक लीडर है म्यांमार की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनकी पार्टी, और इसको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। 8 नवंबर के जो जनरल इलेक्शन हुए म्यांमार में, वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है। नियरली 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने वोट डाला है, और ज्यादातर लोगों ने ओंग सू की के लिए वोट डाला है। टोटल 476 इलेक्टेड सीट्स है पार्लियामेंट में, जिसमें से कम 346 सीटें तो अब तक लास्ट अपडेट पे जीत चुकी थी ओंग सू की। 322 का मार्क को क्रॉस कर चुकी हैं। आप बोलोगे कि 476 में मेजॉरिटी के लिए 322 क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि 476 तो इलेक्टेड सीट्स हैं, और कुछ और ऐसी सीट्स हैं जो मिलिट्री, जनरल और सोल्जर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ओवरऑल जो म्यांमार की पार्लियामेंट है, उसकी जो मेंबरशिप है वो बहुत बड़ी है, जिसमें से इलेक्ट केवल 476 होते हैं, और इस 476 में 346 ऑलरेडी जीत चुकी हैं। कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री वाली इनकी पार्टी है, जो मिलिट्री जनरल्स वाली पार्टी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसने केवल 25 सीटें जीती हैं। ओंग सू की पार्टी 346 सीटें ऑलरेडी जीत चुकी है, मेजॉरिटी के लिए 322 चाहिए, तो आराम से सरकार बना लेंगी ओंग सू की। लेकिन म्यांमार की जो पार्लियामेंट है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि जो वहां के मिलिट्री जनरल्स है जो कि इनकी पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो किसी भी अमेंडमेंट को रोक सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पे ओंग सू की के रोल के ऊपर बहुत हद तक सवाल उठाए जा रहे हैं।
पहली बात तो दोस्तों ये है कि 2015 में ऑंग सू की जीत के आई थी, ओके, लेकिन म्यांमार के संविधान के चलते वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई। एक काउंसलर की तरह बन के उन्होंने ये देश को चलाया। तो स्टेट काउंसलर बनी कौन? ऑंग सू की 2015 में। प्रेसिडेंट नहीं बन पाई क्योंकि मिलिट्री एरा का कॉन्स्टिट्यूशन था और प्रेसिडेंट एक लेडी बन नहीं सकती थी। उसके बाद आप देखिए कहीं ना कहीं एज अ प्रो डेमोक्रेसी आइकन ऑंग सी क्यू के स्टेटस को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, म्यांमार जो कंट्री है वो बहुत लंबे समय से, डेकेड से मिलिट्री रूल के अंदर रही हो। इस मिलिट्री रूल के चलते म्यांमार के ऊपर यूएस जैसी कंट्रीज ने बहुत समय के लिए बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं। अब डेमोक्रेसी आ रही है, लेकिन अभी भी म्यांमार में बहुत हद तक मिलिट्री जनरल्स की चलती है। अब ऑंग सी क्यू पागलों की तरह अगर भिड़ जाएंगे मिलिट्री जनरल से तो बहुत मुश्किल हो पाएगा डेमोक्रेसी को चला पाना। तो ऑंग सी क्यू मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रही है कि वो मिलिट्री के जनरल्स के साथ मिल बांट के बैठ के एक बीच का स्टेज निकाल के डेमोक्रेसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि दुनिया भर में लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है कि तुम तो प्रो डेमोक्रेसी आइकन हो, डेमोक्रेसी को लेके आओ, इन जनरल्स को दबाओ, बट एक्चुअली में मिलिट्री जिसने पावर पकड़ के रखी है इतने साल में म्यांमार में, अगर ऑंग सी क्यू जबरदस्ती अपनी पावर को इंपोज करने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है जो कुछ भी अच्छा अभी तक हुआ हो वो भी चला जाए, फिर से पूरी तरीके से मिलिट्री रूल आ जाए। देखिए थाईलैंड में बार बार क्या हो रहा है। फिर ऑंग सी क्यू पे एक और इल्जाम लगाया जा रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम्स को देश से बाहर निकालने के लिए, जो रखीने स्टेट है म्यांमार का, वहां पे बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स चलते हैं। ओवरऑल जो म्यांमार की पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। तो लगभग 7,40,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार मार के भगा दिया गया। कहां से? म्यांमार से। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, रातों रात उठा लिया गया। इन चीज के ऊपर सीधे सीधे आवाज नहीं उठाई है ऑंग सू की ने, और कहीं ना कहीं ऑंग सू की ने मिलिट्री जनरल्स को डिफेंड किया है व्हेन इट कम्स टू रोहिंग्या मुस्लिम्स। यहां पे ऑंग सी क्यू का जो रोल है ना उसको बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कैसी प्रो डेमोक्रेसी आइकन है, आपके यहाँ पे आपके माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, आप उनको बचा नहीं पा रहे हो, और उस बात पे लेके आप मिलिट्री जनरल को सपोर्ट कर रहे हो। और सुनने में यह भी आ रहा है कि आज के समय में भी म्यांमार में एथनिक क्लिंजिंग चल रही है। बहुत सारे रखीनियाज और दूसरी माइनॉरिटीज को अब भी म्यांमार में जो मिलिट्री है वो मार रही है। बट बात दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल ये है, सिंपल सी बात ये है कि ऑंग सी क्यू की पोजीशन में अपने आप को रख के देखिए और सोचिए आप क्या कर सकते हो। आज की डेट में मिस्टर मोदी चेस्ट थंपिंग करके कहीं पे भी कुछ बोल देते हैं। किसके दम पे बोल देते हैं? हमारी आर्मी और मिलिट्री के दम पे बोल देते हैं, क्योंकि आर्मी और मिलिट्री हमारी देश की सरकार के हिसाब से चलती है। क्या म्यांमार की मिलिट्री ऑंग सी क्यू के हिसाब से चल रही है? नहीं चल रही है। इसलिए ऑंग सी क्यू के हाथ दबे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो नहीं कर सकती एक लिमिट से ज्यादा। तो जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठते हैं ना दुनिया भर में, जो ये बोलते हैं कि ये नहीं कर रही है, वॉक द टॉक करिए और आपको जो दिया गया है काम वो करिए, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो ना, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है। कभी के लिए आपको ईमानदारी सिखाई जा रही है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए सिखाया जा रहा है, आपसे बुरा जाएगा, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के हिसाब से काम करो, आप आईएएस बनोगे, एकेडमी में आपको सिविल सर्विस कंडक्ट रूल सिखाए जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर सिखाए जाएंगे। जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचोगे ना, आप ये देखोगे कि इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना, सिविल सर्विसेज रूल्स को इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। इतनी पॉसिबिलिटीज आती हैं। समझ गया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये है सीन। तो एक लिमिट से ज्यादा ऑंग सी क्यू को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है, और ये बात म्यांमार के लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ पा रहा, और इसीलिए इतनी भयंकर मेजोरिटी से जिताया है किसको? ऑंग सी क्यू को। चलिए आगे चलते हैं। आर रिसाइव टू टीयर डाउन ट्रेड यूनियंस। भैया ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करने के लिए 4 नए लेबर लॉस आए हैं, और इन लेबर लॉस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पहले मैंने आपको बताया भी है। ऑथर जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं वो इस आर्टिकल की शुरुआत कैसे करते हैं? वो आर्टिकल की शुरुआत ऐसे करते हैं कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स है, और तब से बात की गई कि भाई लेबर लॉ रिफॉर्म्स लेके आइए। ठीक है भाई, लेकिन अब ये लेबर लॉ रिफॉर्म्स अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये अलग है, इंप्लॉयर्स जो नौकरियां देते हैं उनके हिसाब से अलग है, इंप्लॉयर्स जो नौकरियां लेते हैं उनके हिसाब से अलग है, ट्रेड यूनियन के हिसाब से अलग है, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अलग है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगी, कोई प्रो कैपिटलिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियंस को कमजोर करेगी, फॉर एग्जांपल बीजेपी। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों बात ये निकल के आती है कि एक्चुअली में इस समय पे ट्रेड लॉस को लेके हो क्यों रहा है। प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, 4 ट्रेड कोड्स को लेके आए हैं ये लोग। उससे पहले 1998 से लेकर 2002 तक जब बीजेपी की सरकार थी, एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था सेकंड नेशनल लेबर कमीशन। और इस सेकंड नेशनल लेबर कमीशन में ट्रेड यूनियन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था, बहुत कम रिकमेंडेशन दिया गया था। इसलिए जब सेकंड नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट आई ना,
बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ने ऑल ओवर द कंट्री इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि इस बार ये जो 4 लेबर बिल बनाए गए हैं, जो पास कराए गए हैं पार्लियामेंट में, और वो तब पास कराए गए जब ज्यादातर अपोजिशन था नहीं। फार्म बिल्स को लेकर इतना बवाल चल रहा था कि मैक्सिमम कर अपोजिशन धरने पे बैठा था, और उनके धरने के बावजूद, बैठने के बावजूद भी रूलिंग गवर्नमेंट ने बिल पास करा दिए। और अभी की जो केंद्र सरकार है उसने भी ट्रेड यूनियन को बहुत ज्यादा प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन में रखा नहीं। जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, उन लेबर कोड को लाने से पहले ट्रेड यूनियन से ज्यादा कोई सलाह मशवरा किया नहीं गया। इनफैक्ट इससे पहले जो लेबर कोड्स लाए गए थे उनके ऊपर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस को भी पूरी तरीके से सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, और रिजेक्ट करने के बाद यहां पे इंपॉर्टेंस दी गई एक छोटे से एक्सक्लूसिव सेक्शन को। वो कौन से एक्सक्लूसिव सेक्शन से? जो नौकरियां देते हैं। एम्प्लॉयर्स को यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और एम्प्लॉयज के राइट्स को यहां पे डाइल्यूट किया गया। अगर आप ट्रेड यूनियन की बात करो इंडिया में, तो हम समझते हैं कि ट्रेड यूनियन आए क्यों इंडिया में। ये पहले इमर्ज हुए 19th सेंचुरी में। क्या है ये? सेल्फ मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, की वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना। और कॉलोनियल समय में तो आपको पता ही कि अंग्रेज भरसक एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को बनाने के लिए सारे जो वर्कर्स उन्होंने अपना यूनियन बनाया, उस यूनियन की एक लीडरशिप चुनी, और वो लीडरशिप उस लेबर के, उस ग्रुप ऑफ लेबर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था सारे क्लासेस के सामने। तो भाई एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर्स के एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बचाया जा सके, एम्प्लॉयज को अच्छे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, बेटर वेजेस दी जा सके, साफ और सुथरी और डिसेंट और सिक्योर वर्क प्लेसेस दी जा सके, इसीलिए ये लेबर यूनियन आए थे। अगर आप बात करो लीगल राइट कब मिला ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने के लिए, तो पहली बार इंडिया में 1926 में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय पे लीगल राइट मिला इंडियंस को ट्रेड यूनियन बनाने का। और उसके लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? 1926 में। कॉलोनियल रूल के अंदर पहली बार हमारे देश के लेबर यूनियंस को यह ताकत दी गई कि ठीक है भाई, आप अपने लेबर यूनियन बना सकते हो, इसके अंदर आप अपने ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, आप फंक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये टीयूए क्या करता था? ये राइट्स देता था वर्कर्स को अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने लाने के लिए। और टीयूए के अंदर एक और क्लॉज था कि जो इसके मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, जो बेसिकली इन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते थे, उन लीडर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं चलाई जा सकती, इस बात का इल्जाम लगा के कि ये लेबर्स के राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अब चीजें यहां पे गड़बड़ हो गई दोस्तों। टीयूए को एलिमिनेट कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को एलिमिनेट कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 को एलिमिनेट कर दिया गया। लेके क्या आया गया? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स। और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स है ना, इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स है वर्कर्स राइट टू एसोसिएशन। ये कोड क्या करता है? इट इनॉर्मसली वाइडन्स द ग्राउंड अंडर विच अ ट्रेड यूनियन में बी डिसरजिस्टर्ड, यानी जिन ग्राउंड्स पे ट्रेड यूनियन को डिसरजिस्टर कर सकता है, उन नॉर्म्स को बढ़ा दिया गया है। टीयूए के अंदर क्या था? ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर डी रजिस्ट्रेशन वाज लिमिटेड टू इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ यूनियन इन केस अ यूनियन वायलेटेड द फाइनेंशियल रूल्स सेट डाउन अंडर द लॉ और इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किसी ट्रेड यूनियन एक्ट ने, किसी ट्रेड यूनियन एसोसिएशन ने किसी एक फाइनेंशियल नियम, और वो फाइनेंशियल नियम या तो उसके उस ट्रेड यूनियन एक्ट के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो वायलेट करता है, तो उस केस में उस ट्रेड यूनियन को डीरजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों ये जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया, ये क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो भी नॉर्म्स लिखे हैं, अगर वो नॉर्म्स वायलेट होते हैं तो भैया ट्रेड यूनियन को डीरजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ना, ये इंप्लॉयर्स को बहुत ज्यादा ताकत देता है। और खास बात दोस्तों ये कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है। और ये एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ताकत अब एम्प्लॉयर्स को दे दी गई है। तो कुल मिला के दोस्तों, एम्प्लॉयर को यहां पे एक लिमिट से ज्यादा ताकत दी गई है और ट्रेड यूनियन को कमजोर किया गया है। कैसे कमजोर किया गया है? कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एक एम्प्लॉयर को ताकत दी गई है कि ट्रेड यूनियन को कुछ पैरामीटर्स पे डीरजिस्टर किया जा सकता है, और पैरामीटर्स के जो नॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा वाइडन करके दे दिए गए। किसके एम्बिट के अंदर? एम्प्लॉयर्स के एम्बिट के अंदर। अब मान लीजिए अगर ट्रेड यूनियन डीरजिस्टर हो जाता है तो वो अपने वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, और डीरजिस्टर होने के बाद जो भी मेंबर्स हैं, जो भी लीडर्स थे ट्रेड यूनियन ने, अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स उन्होंने कुछ पास्ट में किया है तो उसके लिए उनको कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है।
तो भाई इसके चलते ह्यूज पेनाल्टीज लगाई जा सकती हैं स्ट्राइकिंग वर्कर्स पे भी और उनके लीडर्स पे भी, जो पहले उनके सो कॉल्ड लीडर्स हुआ करते थे ट्रेड यूनियन में। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ट्रेड यूनियन मेंबर्स एंड इलेक्टेड ऑफिसर्स लूज देयर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर कलेक्टिव डिसीजन एक्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली अगेंस्ट द टीयू प्रोटेक्टेड देम अगेंस्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या था कि अगर आप वर्कर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट में अगर आप कलेक्टिवली उस लेबर के फेवर में कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के भाई बहुत ज्यादा आप कह सकते हो स्ट्रांग कर दिया गया है अभी के लेबर कोड्स को, और ताकत बहुत हद तक किसको दे दी गई है, एम्प्लॉयर्स को दे दी गई है। हालांकि अब इस आर्टिकल को लिखा है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव। तो चूंकि ये पूरे के पूरे 4 लेबर बिल्स ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट जाते हैं, तो जितनी भी गलत पॉइंट्स है उसको तो पॉइंट आउट कर दिया, बट जो अच्छे पॉइंट्स है उसको डेफिनेटली ऑथर ने यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया है। क्या अच्छा क्या बुरा ये तो इंप्लीमेंटेशन ही बनाएगा। चूंकि पार्लियामेंट में तो बिल तुरंत ही पास हो गया, जहां पे इस बिल पे बात होनी चाहिए थी वहां तो बात हुई नहीं। अब पास होने के बाद इंप्लीमेंटेशन के बाद देखते हैं क्या होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिए। गुड बाय।